270 की बात करी, 267 तक के हाईज और दिन के हाईज के आसपास एचपीसीएल कामकाज करता हुआ। इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में। और वैसे नीरज वाजपेयी आज खेले नहीं 2020, उन्होंने अपनी टीम में तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था। अगर वो खेल रहे होते तो आज सुबह 2020 की कॉल भी इन स्टॉक्स पे होती, ध्यान रखें। पर हाँ, सुबह से एक्सपर्ट्स का सटीक कॉल इन स्टॉक्स पर। अच्छा, बाजार एक बार क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। तो नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई सोमवार का दिन है और देखिए किस तरह की मजबूती के साथ बेहद स्ट्रॉन्ग नोट पे शुरुआत होती हुई। मेरे ख्याल से इस तेजी ने तो सबको सरप्राइज करा होगा। आज 1% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज होता हुआ। निफ्टी जब हम बातचीत कर रहे हैं, दिन के हाईज 11,160 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ और दिन के हाईज क्या, इस साल 2019 के सबसे उच्चतम स्तरों पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 28,000 के लेवल्स पर है। 28,000 के लेवल्स हमने पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में देखे थे। तो ऑलमोस्ट 6 महीने के हाईज पे निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इक्विटी मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा। और वजह, जिस तरह की लिक्विडिटी फ्लो हो रही है, खास तौर पे एफआई जिस तरह से पंप इन कर रहे हैं पैसा। लास्ट सेशन था शुक्रवार का सेशन लगातार 12वां ट्रेडिंग सेशन था जब एफआई की तरफ से कैश मार्केट में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। और अब तो कहते हैं काफी एचएनआईज भी भारतीय बाजार को लेकर खास से बुलिश होते हुए पैसा झोंका जा रहा है बाजार में। तो लिक्विडिटी है जो इस समय मोमेंटम को ड्राइव करती है और ये लिक्विडिटी उन बीटन डाउन क्वालिटी नेम्स में है इस समय फोकस कर रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं वो मिड कैप इंडेक्स में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है। 2% से ज्यादा के उछाल के साथ मिड कैप इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ। मार्केट में 3:1 का, यानी कि हर 3/4 कह लीजिए आप, जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 3/4 इस समय हरे निशान के साथ उछाल के साथ कामकाज करते हुए। इस तरह का मूड और इस तरह का मोमेंटम है। इंडेक्स वाइज सेक्टोरली सिर्फ आईटी दबाव में कामकाज कर रहा है। आईटी को छोड़ दीजिए तो सारे सेक्टोरल पॉकेट्स में मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ और गेंस को लीड कर रहे हैं आज ऑयल एंड गैस, वो खासतौर पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गजब का उछाल वहां पर। और उसके अलावा भी ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस, मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस, सरकारी बैंक्स में अच्छी खरीदारी, ऑटोज में हम देख रहे हैं आज बाइंग होती हुई। ऑटो एंसरी जोड़ लीजिए इसके साथ, तमाम ये वो पॉकेट्स हैं जो इस समय हरकत दिखाती हुई, एक्टिव होती हुई। लेकिन चलिए, बाजार में कोई भी और एक्शन होगा तो लौटूंगा बाजार की तरफ, लेकिन इस समय आज के मैनेजमेंट से करते हैं बातचीत की शुरुआत। और सिंफनी के सीएमडी अचल बखेरी साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। अचल साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए सर। हम सब जानते हैं अहमदाबाद हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और एयर कूलर्स बनाने और मार्केट करने के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट कहा जाता है दुनिया की नंबर 1 एयर कूलिंग कंपनी। एक समय एक कंपनी दिक्कतों में फंसी थी और वहां से इस तरह का डोमिनेंस एयर कूलर्स के मार्केट में दुनिया भर में। अच्छा अचल साहब, पहले तो क्या अभी भी ये दबदबा बरकरार है क्या, नंबर 1 एयर कूलर कंपनी और भारतीय बाजार का 50% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज का आपके पास, ताजा स्थिति यही कहती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी वही है मार्केट शेयर, कोई फर्क नहीं है। तो डोमिनेंस है। अच्छा, मुझे समझाएं इस समय डिमांड एनवायरनमेंट कैसा पैन आउट हो रहा है, अब तक हालात कैसे थे और इस बार आमतौर पे कंपनी स्टॉक मार्केट जब जागता है जब वो समर सामने खड़े होते हैं, और अब तो होली से पहले ही गर्मी पड़ना शुरू हो गई सर हमारे इलाकों में। तो ऐसे में बहुत तगड़ी हीट होने वाली है, तो ऑब्वियस है। ऐसे में आप लोग क्या भाप रहे हैं, किस तरह का इस समय अंडरलाइंग मोमेंटम कैसा है और किस तरह का मोमेंटम सीजन के लिए आप गॉज कर रहे हो? नहीं, सीज़न के लिए तो अच्छा मोमेंटम ही आएगा ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि पिछली 2 सीज़न तो अच्छी नहीं गई थी सारे पूरे एयर कूलिंग एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के लिए। तो सब लोग हम उम्मीद करके बैठे हैं कि आने वाली जो समर है वो अच्छी रहेगी। और अभी टेम्परेचर अभी पिकअप करने भी लगा है यहाँ पे और साउथ इंडिया में। और उम्मीद है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स अगले क्वार्टर में काफ़ी अच्छी गर्मी रहेगी और उसकी वजह से सेल्स भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम लोग सब तैयारी करके बैठे हैं। हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो, प्रोडक्ट्स हो, प्रोडक्ट लॉन्चेस हो, सब कुछ तैयारी करके बैठे हैं। तो लास्ट 2 समर्स आप कह रहे हैं अच्छा नहीं था मार्केट के लिए, एयर कूलर्स के, एयर कंडीशनर्स के। इस बार आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं बेहतर, तो ये लास्ट 2 टाइम्स अच्छा क्यों नहीं रहा था और इस बार क्यों एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या डेटा पॉइंट्स आप लोग रीड कर रहे हैं जिसके चलते ये बुलिशनेस नजर आ रही है? नहीं, लास्ट 2 समर्स में इनकंसिस्टेंट समर रही थी।
तो खास करके नॉर्थ इंडिया में या इवन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में गर्मी जैसी पड़नी चाहिए या कंसिस्टेंटली पड़नी चाहिए वो पड़ी नहीं। इसकी वजह से सेल काफ़ी अफेक्ट हुआ था। मगर इस बार जो सारे जो प्रेडिक्शंस है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के जो प्रेडिक्शंस है उसमें उसके हिसाब से लग रहा है कि गर्मी अच्छी पड़ेगी और समर नॉर्मल रहेगा। हाँ, तो इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो इस कंपनी को फायदा, समर कह सकते हैं। और डिसरप्शंस भी हुए थे वो कुछ पिछले सालों में, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, वो पॉलिसी चेंजेस, मैं कहा तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा। अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं और समर शायद तगड़ा पड़ सकता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब गर्मी तेज होती है तो एंड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है। अच्छा, अंदाजा दें सर, क्योंकि आप लोगों के तो ये सीजन सबसे बड़ा प्ले होता है, तो अब वो सेल्स टिकल इन होना शुरू होंगी। अप्रैल और मई तक मेरे ख्याल से लार्जली सारी सेल्स हो जाती होंगी। साल का इन 2 मंथ्स में कुल सेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन इन दोनों महीने से आता है सर? कुछ अंदाजा होता है कि ऐसा कुछ? नहीं, वो जो क्वार्टर है उसमें सिम्फनी के लिए जो सेल्स है वो करीब मान लीजिए करीब 25-30% जितना ही आता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी माल पहले ऑलरेडी बेच चुके होते हैं। तो हम जब सीजन की बात करते हैं बेच चुके होते हैं, मतलब आप अपने मार्केटिंग चेन को, वो जो आप अपना बेच देते हैं, डीलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास माल पहुंच जाता है, ऐसा होता है, और फिर इवेंचुअली सेल वहां से फिर अप्रैल मई में होती है। बिल्कुल 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 ठीक। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कंपनी जानी जाती थी सर, मई की सेल अच्छी है तो दोबारा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आप बोलें सर। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, तो आई वाज सेइंग कि जो अगर अप्रैल मई जून का सेल अच्छा होता है तो देन जो चैनल में जो इन्वेंट्री होती है वो निकल जाती है और फिर दोबारा सेल होती है कंपनीज टू चैनल। अच्छा, ये कंपनी जानी जाती थी एक प्रोडक्ट कई बाजार, ये वो थीम थी जिसके साथ आपने प्ले आउट करा और बहुत सक्सेसफुल एक थीम रही थी। अब इसी प्रोडक्ट को आपने, इंटरेस्टिंगली हम लोग हमेशा रिटेल कूलर की बात करते थे जो शॉप्स पे नजर आता था। अब आप लोगों ने वो जो सीजनैलिटी की मैं बात कर रहा हूं, शायद उससे टैकल करने के लिए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एयर कूलिंग सेगमेंट में आप लोग उतरे हैं सर। तो इस समय कुल रेवेन्यूज का कितना इस सेगमेंट से आता है और ये सेगमेंट किस दर से ग्रो कर रहा है? तो जैसे आपने कहा कि हम एक प्रोडक्ट कैटेगरी में है या एक टेक्नोलॉजी में है, जो इवेपोरेटिव एयर कूलिंग कही जाती है, और उसमें घर के कूलर्स भी होते हैं, बड़े कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए भी कूलर्स होते हैं, और बड़ी लार्ज फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को कूल करने के लिए भी बड़े कूलर्स होते हैं जो डक्टिंग से हवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने हमारे जो इंडस्ट्रियल कूलर्स हैं वो करीब हम 5-1 साल पहले, 6-7 साल पहले हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। वो हम अब तक पहले हम हमारी मेक्सिको सब्सिडियरी से इंपोर्ट करते थे, अब तक हम चाइना की सब्सिडियरी से इंपोर्ट कर रहे हैं। और कमर्शियल कूलर्स में हमारा कोई ज़्यादा प्रेजेंस नहीं था। जैसे मैंने कहा, वंस अगेन, घर के कूलर्स, कमर्शियल कूलर्स और इंडस्ट्रियल कूलर्स, और तो कमर्शियल कूलर्स में हमारी ज़्यादा कोई प्रेजेंस नहीं थी। और हमने अभी कमर्शियल कूलर्स हमने पिछले 2 साल से हम R&D कर रहे थे और हमने ऐसे डेवलप किए हैं जो कभी इंडिया में आज तक ऐसे कूलर्स देखे नहीं हैं। और हमने पिछले हफ्ते ही दिल्ली में हमने वो कूलर्स को अनवेल किए हैं। ये कमर्शियल, ये जो कूलर होंगे वो पोर्टेबल है, मगर बड़े, ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कूलर अलग अलग होते हैं क्या सर? और जो कमर्शियल हैं वो जैसे, जी, जो कमर्शियल कूलर्स हैं वो आप जैसे बैंक्वेट हॉल्स हैं, या आपके वो आउटडोर फार्म्स होते हैं, पार्टी प्लॉट्स होते हैं, या मूवेबल जो होते हैं उसको हम कमर्शियल कहते हैं। और जो इंडस्ट्रियल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, आपके एक रूम जितने बड़े होते हैं, वहाँ से हवा डक्टिंग के दौरान डक्ट्स के थ्रू इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द प्रेमाइसेस। वो यू कैनॉट, वो पोर्टेबल नहीं होते हैं और उसको डक्टिंग लगानी ही पड़ती है। इंटरेस्टिंग। तो अब आपने वो प्रोडक्ट अनवील करा है, अब वहां से ट्रैक्शन आना शुरू होगा, आप कह रहे हो?
यस हमने कमर्शियल प्रोडक्ट्स अनवेल किए हैं और अब उसका ट्रैक्शन आएगा। सिमिलरली हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी हमारे काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं और आने वाले दिनों में हमारी एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट भी काफ़ी ग्रो करेगी। अब तक हम जैसे मैंने कहा 6-7 साल से हम इंडस्ट्रियल कूलर्स बेच रहे हैं, मगर उसका इतना कंट्रीब्यूशन है नहीं कि हम उसको अलग से उसको वो डिफाइन करें, मगर उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और हम महसूस करते हैं कि अगले साल 2 साल में ये कैटेगरी शुड स्टार्ट बेयरिंग फ्रूट। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये वन प्रोडक्ट मेनी मार्केट्स यही थीम रहने वाली है या फिर डाइवर्सिफाई करने वाला है सिम्फनी इवेंचुअली? एयर कूलर्स के बियॉन्ड आप देखेंगे? नहीं, फिलहाल तो हम वन प्रोडक्ट्स मेनी मार्केट्स ही है में ही फोकस रहे हैं, क्योंकि ये बल्कि हम कहते हैं वन प्रोडक्ट, बट इन रियलिटी इट इज़ वन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा इवेपोरेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, और उसमें अनेक प्रोडक्ट्स है। घर के लिए प्रोडक्ट्स है, घर के लिए 6,000 से लेकर 20,000 तक के प्रोडक्ट्स है। मैं पढ़ रहा था, आपकी वेबसाइट भी कहती है इवेपोरेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी के लीडर्स। हाँ, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली टेक्निकल टर्म इसका इवेपोरेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी है। और जैसे एयर कंडीशनर्स हम बोलते हैं इन ले लैंग्वेज, मगर उसकी टेक्निकल टर्म रेफ्रिजरेशन कूलिंग कहते हैं। ऐसे इसको इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं, क्योंकि ये कूल करता है बेसिकली पानी के इवेपोरेशन से हवा ठंडी होती है और वो ठंडी हवा डिलीवर करता है ये प्रोडक्ट, तो इसको इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। और कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन कि हम सिंगल प्रोडक्ट में रहेंगे या मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, हम सिंगल प्रोडक्ट में मगर मल्टीपल मार्केट्स में, और सिंगल कैटेगरी में और मल्टीपल मार्केट्स। और सिंगल कैटेगरी में जैसे मैंने कहा इवेपोरेटिव कूलिंग, और मार्केट्स में इंडिया में भी देयर आर सब मार्केट। जैसे कमर्शियल कूलिंग इज अ डिफरेंट मार्केट, इंडस्ट्रियल कूलिंग इज अ डिफरेंट मार्केट। ज्योग्राफिक इंडिया ही है, मगर उसके सब सेगमेंट्स हैं जो जिनके लिए आज तक कोई सोल्यूशन नहीं था, जो सिम्फनी सोल्यूशन दे रही है। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया से। मैं आऊंगा, मैं एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट की बात करी, तो जो मल्टीपल मार्केट्स की बात बघेरी साहब आप लोग कर रहे हैं, आपने मेक्सिको में, आपने चाइना में, और क्वाइट रिसेंटली आपने ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी एक्वायर करी थी। तो आई एम अज्यूमिंग एक तो ग्लोबल फुटप्रिंट्स के लिए और दूसरा शायद टेक्नोलॉजी के लिए ये एक्विजिशन सब पचा लिए गए हैं। और अब इस समय क्या मिक्स है सर, डोमेस्टिक रेवेन्यूज, एक्सपोर्ट या भारत के बाहर से रेवेन्यूज, सिम्फनी का मिक्स क्या है इस समय? करीब 58% डोमेस्टिक है, 42% इंटरनेशनल है। तो अच्छा खासा एक्सपोजर है। और मैं पढ़ रहा था आपकी कंपनी के, आपके आने से पहले जब आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, तो ग्लोबली मैंडेटेड टेम्परेचर्स रखना मैंडेटरी है। साउथ कोरिया में 24 डिग्री अपने वर्कर्स के लिए, न्यूजीलैंड में 18 से 24 डिग्री रिकमेंडेड है, यूएस भी 20 से 24% डिग्री रिकमेंड करता है। ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशन का पार्ट है कि रखना ही पड़ेगा, या फिर ये एडवाइजरी है कि इतना रखा करिए आप लोग? नहीं, ये इन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में खास करके इंडोर टेम्परेचर के लिए ऐसी मैंडेटरी है कि इंडोर टेम्परेचर कैन नॉट बी अबव a certain level or cannot even be below a certain level। अगर जहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है तो the place has to be heated। Similarly जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है the place has to be cooled। चाइना में भी ये ऐसे रूल्स हैं। तो आप देखेंगे चाइना में तो हर एक फैक्ट्री एयर कूल्ड होती है। तो हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया में भी ये होगा, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज विल बी एयर कूल्ड, और हमारे इंडस्ट्रियल कूलर्स, हाँ, हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। और अब जाके नॉट लेजिस्लेटिवली, मगर हम जाके मैनेजमेंट्स को बताते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट है, आपकी अगर फैक्ट्री में लगाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, इट विल पे फॉर इटसेल्फ। तो ये तो चल रहा है और हमने काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं इंडिया में भी। तो अच्छा, सिम्फनी को लेकर वो स्टॉक में करेक्शन की मैं बात कर रहा था सर, उसके पीछे वजह थी कि कुछ ग्रोथ ठंडी पड़ रही थी। Q1 कमजोर था, Q2 डिसअपॉइंटिंग था, जो लास्ट क्वार्टर Q3 था उसमें भी महज 8-9% के आसपास की सिंगल डिजिट ग्रोथ आपकी कंपनी ने क्लॉक करी। ये ग्रोथ ठंडी क्यों बढ़ गई सर, और कब तक हालात सुधरेंगे? आप लोग का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है, कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं सिम्फनी से आगे चलते हुए?
वैसे तो हमारा पीक जो था 11 जनवरी 2018 के दिन पीक तो स्टॉक का रेट था 2209 रुपीज़। हाँ, पीक। सो उससे वहाँ से लेकर काफ़ी 50% जितना करेक्ट हुआ, अब वापस 1300 समथिंग है। मगर ये जो हुआ वो करेक्शन हुआ फॉर two reasons. One is the external environment. All mid cap and small cap stocks got corrected anywhere 30% से लेकर 60% तक। और दूसरा हमारे केस में भी इंटरनली भी अगर देखा जाए तो हमारा भाई ग्रोथ नहीं था, कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो सीज़न खराब गई, पिछली 2 साल खराब गई, इसकी वजह से हमारा सेल नहीं अच्छा था। तो दैट अफेक्टेड द स्टॉक प्राइस। और तो ये तो पूरा साल ऐसा ही रहा है। ये मार्च तक तो ऐसा ही रहेगा। तो जो है हम उम्मीद रखते हैं कि भी जाकर अप्रैल ऑनवर्ड्स सीजन नॉर्मल होगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है। ठीक है, तो मतलब वो देख, अच्छा तो फिर इसके साथ एक और सवाल क्लब करना चाहूंगा। दूसरा इशू था, चलिए ग्रोथ ठंडी थी पर मार्जिन्स इरोड होते हुए नजर आए सर। 36% के मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर में 17-18% पे पहुंच गए। ये इस तरह का मार्जिन इरोजन क्यों हुआ? ये मार्जिन्स कब तक बहाल हो पाएंगे? क्या एक्सपेक्ट करूं Q4 में या फिर FY20 में? आप लोग मार्जिन कैसे फैक्टर इन कर रहे हैं? बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन आप लोग का क्या कहता है? और ये मार्जिन इरोड इसीलिए हुए कि टॉप लाइन ठंडी पड़ी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ना हमारी कोई कॉस्ट में बड़ा फ़र्क पड़ा है, ना हमारे सेलिंग प्राइस में बड़ा फ़र्क पड़ा है। जो पड़ा है वो ओवरहेड्स या एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कॉस्ट्स तो स्टैंडर्ड जो रहती है वही रहती है, मगर अगर टॉप लाइन गिर जाती है तो जो मार्जिन इरोड हो जाता है, यही वजह थी। और एक बार वापस टॉप लाइन जैसे बढ़ेगी तो मार्जिन्स विल बी बैक टू। तो ये टॉप लाइन बढ़ेगी FY20 में, लग रहा है सर, मान के चलूं एज अ स्टेक होल्डर? We really hope so and we are really working on it. और जैसे हम प्रमोटर्स, हमारे खुद के 75% शेयर्स हैं, तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट द शेयर प्राइस इंक्रीजेस। ऑन दैट नोट अचल सर, मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आज सिम्फनी पूरा डिटेल में समझ में आ गया हम सबको। ये थे सिम्फनी लिमिटेड के CMD साहब, और इस स्टॉक पे निवेश की रणनीति क्या हो ये बताऊंगा आपको ब्रेक के ऊपर।